महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग राइट देने वाला देश जो भ्रष्टाचार के मामले में लगभग सबसे नीचे है, जहां लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, चारों ओर हरियाली एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, लेक्स, रिवर एंड माउंटेन मौजूद हैं, तो फिर इसके 80% एरिया में आखिर कोई रहता क्यों नहीं है। जबकि एक और भारत को देखिए, जहां ओवर पॉपुलेशन है, भ्रष्टाचार के मामले में भी हम बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या इतनी भरी पड़ी है। जबकि खूबसूरत मौसम, लो क्राइम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली पड़ा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी खूबसूरत, शांत एंड ट्रैवल डेस्टिनेशन में पहले नंबर पर आने वाला देश 80% खाली कैसे है। सारी जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड का 80% एरिया एम्प्टी क्यों है, यह जानने से पहले हम आपको वर्ल्ड मैप पर न्यूजीलैंड की सैर करा देते हैं। न्यूजीलैंड असल में पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर एज अ कंट्री न्यूजीलैंड की बात करें तो यह दुनिया की 4th सबसे पीसफुल कंट्री है। आप आए दिन रूस, यूएसए, चीन और बाकी की तमाम कंट्री के बारे में उल जूल बातें सुनते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने न्यूजीलैंड के बारे में कुछ बुरा सुना है? जरा सोच के देखिए, क्योंकि शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड कभी भी अपने आप को किसी विवादित एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करता। मगर ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड को कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वैसे तो न्यूजीलैंड दुनिया में काफी फेमस है और इसके फेमस होने का रीजन इसकी खूबसूरत डेस्टिनेशन, लेक्स और बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज के साथ साथ इसकी एनिमल फार्मिंग है। लेकिन इसके अलावा न्यूजीलैंड को अपनी हाई ऑर्गेनिक फूड की वजह से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड की वादियां बहुत खूबसूरत हैं और अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो ये बिल्कुल यूके के जैसा है। हल्की सी गर्मी और लंबी लंबी सर्दियां, लेकिन हाँ, बारिश भी यहाँ अच्छी खासी होती है। मगर इतनी खूबियों के बावजूद न्यूजीलैंड में यूके की टोटल पॉपुलेशन की 7% से भी कम पॉपुलेशन रहती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड का 80% से भी ज्यादा एरिया खाली पड़ा है। मगर ऐसा भी नहीं है कि न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन बाकी के बचे 20% एरिया में रहती है। असल में न्यूजीलैंड की 70% पॉपुलेशन तो नॉर्थ के एक छोटे से एरिया में ही कंसंट्रेटेड है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस 70% की भी 50% आबादी न्यूजीलैंड के एक शहर ऑकलैंड में रहती है। यह काफी चौंकाने वाला है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद मोस्टली पॉपुलेशन एक ही शहर में रहती है, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसे ना जाने कितने ओवर पॉपुलेटेड शहर मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो हमने इंट्रो में ही उठाया था कि आखिर इतना खूबसूरत देश 80% खाली क्यों पड़ा हुआ है। वेल, इसके लिए सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल है इसकी लोकेशन। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से लगभग कटा हुआ है। आप खुद देखिए, अगर भारत से न्यूजीलैंड जाएं तो पूरे अरब सागर और इंडियन ओशन को पार करके आप लगभग 22 घंटे में न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। लेकिन यह बात हम हवाई जहाज की कर रहे हैं, क्योंकि किसी और ट्रैवल व्हीकल से तो आपको टाइम ज्यादा ही लगेगा। वैसे आज तो हमारे पास गूगल अर्थ, एयरप्लेन एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। मगर सोचने वाली बात है कि दुनिया से दूर इस आइलैंड को आखिर डिस्कवर किसने और कैसे किया था। वेल, इसके बारे में भी कई सारी बातें फेमस हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ लिखा है कि सन 1250 से 1300 के बीच में न्यूजीलैंड को मावरी लोगों ने डिस्कवर किया था। अगर बात करें मावरी लोगों की तो ये पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स पर रहने वाले ट्राइब लोग हैं। पैसिफिक ओशन के आइलैंड को पॉलिनेशियन आइलैंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 13वीं सदी की शुरुआत में ये मावरी एक साथ साउथ की तरफ चल पड़े और आकर न्यूजीलैंड में रुक गए। ये वही टाइम पीरियड था जब मंगोल और चंगेज खान का कहर पूरे एशिया पर बरस रहा था। उसी टाइम पर मावरियों ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। पर अब जहन में एक सवाल आता है कि जब ऑलरेडी मावरी दूसरे आइलैंड्स पर रहते थे तो उन्हें छोड़कर न्यूजीलैंड पर आने का उनका क्या मकसद था। तो हम आपको बता दें कि इस कहानी पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता कि 13th सेंचुरी में ही मावरियों ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मावरियों के इतिहास से पता चलता है कि 13वीं सदी से भी 500 साल पहले कूपे नाम के एक मावरी फिशरमैन ने न्यूजीलैंड को खोजा था। कूपे फिश पकड़कर अपनी जीविका चलाता था, लेकिन कुछ टाइम से ऑक्टोपस उसकी मछलियों को खा जाते थे, जिसकी वजह से कूपे एंड उसके लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके फूड का ओनली सोर्स ही मछली थी। इसलिए जब खाने की भयंकर तंगी हो गई तो उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसे आइलैंड की जरूरत है जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो और उन्हें केवल मछलियों पर डिपेंड न रहना पड़े। इसलिए अब कूपे अपने साथ 30 से 35 आदमी लेकर नया आइलैंड खोजने चल पड़ा। वैसे पहले भी कितना मस्त था ना, जहां चाहो जब चाहो नई कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड की खोज कर डालो, जहां मर्जी रह लो। लेकिन आजकल तो लॉ एंड ऑर्डर ही इतने ज्यादा बन गए हैं कि आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट पर तो अलग अलग देशों का कब्जा हो गया है। कूपे और उसके फॉलोअर नए आइलैंड की तलाश में चल ही रहे थे, तभी उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया
जहां चारों तरफ ब्यूटीफुल सीनरी, लेक्स, रिवर मौजूद थे, जो आज का न्यूजीलैंड ही था। इस आइलैंड को देखकर तो इन लोगों की जैसे दुनिया ही पलट गई, क्योंकि जहां पहले ये लोग बस मछलियों पर डिपेंड हुआ करते थे, वहीं इस नए आइलैंड में तो फ्रूट्स और एनिमल सब कुछ अवेलेबल था। और इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह थी कि यह सब इनका हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर अधिकार जमाने वाला कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। अब कूपे और उसके ट्राइब को अपने लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मिल चुकी थी, इसलिए कूपे कुछ लोगों के साथ वहीं रुक गया और अपने कुछ साथियों को अपनी ट्राइब को लेने भेज दिया, ताकि बाकियों को भी ये एक्साइटिंग न्यूज मिल सके। और बस यहीं से शुरुआत हुई न्यूजीलैंड पर लोगों के बसने की। इस तरह कई सौ सालों तक ये लोग यहाँ सुकून से रहे, लेकिन फिर आती है वो सेंचुरी जिसने इनके सुकून को बिगाड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक न्यूजीलैंड एंड इस पर रहने वाले मावरी दुनिया से बिल्कुल दूर थे। इन्हें ना किसी मंगोल का डर था, ना अंग्रेजों के औपनिवेशीकरण का, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर आती है 17वीं सदी, क्योंकि यह वही वक्त था जब वेस्टर्न लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में कॉलोनियलिज्म को बढ़ा रहे थे। यूरोप के पावरफुल देश नए नए आइलैंड की खोज कर रहे थे, ताकि वहां पर भी अपना कब्जा किया जा सके और वहां मौजूद संसाधनों पर अधिकार जमाया जा सके। अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए एक डच एक्सप्लोरर जिसका नाम एबल टैस्मैन था, वो पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी नए कॉन्टिनेंट को खोजने के लिए निकल पड़ा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूरोपियन को लगता था कि नॉर्थ में इतने सारे कॉन्टिनेंट हैं, तो जरूर साउथ में भी कोई ना कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा, जिसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। और अगर उन्होंने किसी नए कॉन्टिनेंट को खोज निकाला तो यह उनके लिए किसी चिराग के जिन्न से कम नहीं होगा। इसलिए एबल टैस्मैन निकल पड़ा और 1642 में उसने खूबसूरत वादियों और बड़े बड़े पहाड़ों वाले इस देश को खोज निकाला, जिसे न्यूजीलैंड कहा जाता है, एंड जिस पर अब तक मावरी ट्राइब एक छत्र राज कर रहे थे। लेकिन 1642 में जब एबल टैस्मैन ने न्यूजीलैंड में उतरने की कोशिश की तो वही हुआ जिसका उसे डर था। यहाँ पर मौजूद मावरियों के साथ एबल टैस्मैन और उसके लोगों की खूनी झड़प हुई। मावरियों ने अपने शौर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया और मजबूरन एबल टैस्मैन को भागना पड़ा, क्योंकि शायद उसे समझ आ गया था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मावरी लोग अपनी लैंड को लेकर काफी पजेसिव थे। मगर यूरोपियन को तो आप जानते ही हो, ये लोग साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाते थे और जब तक अपना काम ना निकाल लें चैन से नहीं बैठते थे। इसलिए 1769 में जेम्स कुक नाम के एक ऑफिसर ने फिर से इस आइलैंड पर जाने की हिमाकत कर दी, लेकिन मावरियों ने फिर भी हार नहीं मानी। एक बार फिर मावरी ट्राइब और जेम्स कुक की आर्मी की बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें कई सारे मावरी लीडर मारे गए और जेम्स कुक की आर्मी को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। इसलिए जेम्स को भी वहां से भागना पड़ा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था, क्योंकि जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड से अपने देश तक का मैप बना लिया था। इसलिए इस मैप के थ्रू 18वीं सेंचुरी में यूरोपियन एक बार फिर इस आइलैंड तक आ पहुंचे। मगर इस बार उन्होंने युद्ध नहीं बल्कि साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल किया और यहाँ रहने वाले लोकल मावरी लोगों से बहुत ही स्वीटली बिहेव किया और साथ ही मावरियों को ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मावरी लोगों को भी यह अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी दुनिया से जुड़ने की, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मगर फिर धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू किए और उसके 100 साल के अंदर ही उन्होंने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। 1840 में ब्रिटिश और मावरी लोगों के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसे द ट्रीटी ऑफ वेटंगी कहा जाता है। ये ट्रीटी इसलिए इतनी खास है क्योंकि इसके बाद में न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। जब ब्रिटिश यहाँ आए थे उस टाइम पर मावरी लोगों की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 2 लाख के आसपास थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे कि अगले 2 साल में ये पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम होकर बस 40,000 रह गई। लेकिन अगर उनकी पॉपुलेशन घटने की वजह की बात करें तो इसके 2 रीजन थे। सबसे पहले तो जब यूरोपियन वहां आए तो वे अकेले नहीं आए थे, बल्कि वे अपने साथ अपने कॉन्टिनेंट की बहुत सारी बीमारियों को वहां लेकर आए थे। इसलिए जब वे लोग यहाँ आए तो उनकी बीमारियां मावरी लोगों को हो गईं, जिससे वे मरने लगे। पर आप सोच रहे होंगे कि जब उन बीमारियों से यूरोपियन का कुछ नहीं बिगड़ा तो मावरियों की जनसंख्या घटने में उनका योगदान कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि यूरोपियन में उन बीमारियों से फाइट करने की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी, लेकिन मावरियों के लिए यह बीमारी नई थी, इसलिए इनके पास उनसे लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी। यही वजह है कि यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल मावरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। लेकिन अगर उनकी जनसंख्या कम होने के दूसरे रीजन की बात करें तो 19वीं सदी में न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा वायलेंट जगह बन चुका था, क्योंकि 1840 में जब ट्रीटी ऑफ वेटंगी हुई थी तब तक तो हालात कुछ सही थे, लेकिन इसके 5 साल बाद ही लैंड ओनरशिप को लेकर ब्रिटिश आर्मी और लोकल मावरी के बीच में एक सीरियस वॉर शुरू हो गया था, जो अगले 40 साल तक चलता रहा। इसी वॉर के अंदर बहुत सारी जनसंख्या में लोकल मावरी मारे गए और फाइनली यह सिलसिला फिर 1881 में जाकर रुका। लेकिन तब तक मावरी लोगों के सारे बड़े लीडर मारे गए थे, जिसकी वजह से मावरी अब इस मूवमेंट को चलाने की कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि मावरी लोगों के पास में कुछ नहीं बचा था।
साथ ही ब्रिटिशर्स की समझ में भी एक बात आ चुकी थी कि लोकल लोगों को अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में साथ लिए बिना न्यूजीलैंड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रक्रिया से लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तक में लोकल को बराबर का हिस्सेदार बनाया और इस तरह से न्यूजीलैंड के डेवलपमेंट का सफर शुरू हुआ। तो ये तो हुई न्यूजीलैंड की खोज से लेकर इसके डेवलपमेंट तक की कहानी। चलो अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में उठाया था कि आखिर इतने खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव देश न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली क्यों है। तो हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की सारी जनसंख्या इसके नॉर्दर्न पार्ट में ही रहती है और उसका सदर्न पार्ट खाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सदर्न पार्ट में कंस्ट्रक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पूरे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन इतनी अनइवन है कि इस पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बनाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। साथ ही यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा शुष्क और इनफर्टिल भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ मौजूद जमीन का इतना अनइवन और वर्स्ट होना ही वह रीजन है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में कोई नहीं रहता और इसकी पॉपुलेशन नॉर्दर्न पार्ट में रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड जहाँ फिलहाल लगभग 53 लाख लोग रहते हैं, पर 1950 तक न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यूजीलैंड में नॉन व्हाइट लोगों की एंट्री बैन थी। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड ने अपनी इस रेस्ट्रिक्शंस पॉलिसी को हटाया तो चीन, फिलीपींस और इंडिया से आकर लोग न्यूजीलैंड में बसने शुरू हो गए, जिससे न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में थोड़ा बूम आना शुरू हुआ। तभी तो आज भी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का लगभग 20% तो इमिग्रेशन से आए हुए लोग ही हैं। इमिग्रेशन से आए हुए लोगों की वजह से ही न्यूजीलैंड की सिटी ऑकलैंड बहुत ही ज्यादा वांटेड सिटी बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादा हैं और हाउस सप्लाई कम है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की सरकार ऑकलैंड से दूसरी जगह बसने वाले लोगों को $8,000 तक की हेल्प करती है ताकि ऑकलैंड पर आया पॉपुलेशन बर्डन कम हो सके। वैसे तो न्यूजीलैंड है ही खास, लेकिन क्या आपको न्यूजीलैंड की एक खास बात पता है कि यहाँ की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट और मिल्क सप्लाई पर चलती है। अगर न्यूजीलैंड के एक फन फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जनसंख्या तो 53 लाख के बराबर है, लेकिन अगर भेड़ बकरियों की बात की जाए तो वे कम से कम 3 करोड़ है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूजीलैंड इंसानों की नहीं भेड़ बकरियों की जगह है। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और चीप वूल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बना हुआ है। और साथ ही जनसंख्या कम होने की वजह से न्यूजीलैंड में पैदा होने वाला 95% मीट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 2019 में न्यूजीलैंड ने इस एक्सपोर्ट से $46 बिलियन की कमाई की थी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड में जनसंख्या भले ही कम है, लेकिन यह दुनिया की 50वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उनकी इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। वैसे आपको क्या लगता है, एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते क्या हम न्यूजीलैंड से कोई सीख ले सकते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।